राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। आर्थिक विचारों के इतिहास में राष्ट्रीय आय की विचारधारा बहुत ही पुरानी है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय यह है कि किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी एक वर्ष यानी वित्तीय वर्ष, किसी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ दे तो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में कह सकते हैं, किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश की प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या आगम या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। राष्ट्रीय आय बराबर वस्तु व सेवाओं का वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशी विनियोग से शुद्ध प्राप्त आय माइनस कच्ची सामग्री की लागत एवं मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। उसको आगे हम अवधारणा में पढ़ेंगे बेसिकल। दूसरा, प्रोफेसर पिगू के अनुसार किसी समुदाय की राष्ट्रीय आय वस्तुगत आय वह भाग है जिसमें विदेशी आय से प्राप्त सम्मिलित हैं, उसमें मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है और राष्ट्रीय आय कहलाती है। अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक आय प्लस विदेशों में विनियोग से प्राप्त आय का योग होगा। इसी प्रकार प्रोफेसर फिशर ने कहा है कि राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल वही सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती हैं, चाहे वे वस्तुएं भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुमान में बिना दोहरी गिनती की एक ही अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को मापा जाता है, उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष की निश्चित समय अवधि की आय होती है। ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों का मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इसमें गिसावट का योग नहीं होता है, उसको घटा दिया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं एन आई राष्ट्रीय आय बराबर सी प्लस आई प्लस जी माइनस डी प्लस एक्स माइनस एम। अर्थात उपभोग आय, विनियोग आय, गवर्नमेंट की आय माइनस डी मूल्यह्रास जोड़ देंगे और शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय एक्स माइनस एम उनको जोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री दादाभाई नौरोजी ने 1868 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से लगाया था। राष्ट्रीय लेखांकन का विचार प्रोफेसर केन्स ने विकसित किया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने आर्थिक आयोजन के लिए राष्ट्रीय आय संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े का अनुमान राष्ट्रीय आय समिति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर P.S. मालरोबिन्स की अध्यक्षता में किया गया। इसमें दो सदस्य थे, एक तो गाडगिल और दूसरा था राव साहब, प्रोफेसर D.R. गाडगिल, और दूसरे थे V.K.R.V. राव थे। साइमन कुजनेट्स, J.R.N. स्टोन डर्कसन की सेवाएं परामर्श के रूप में ली गई थी। इस समिति ने 1948 से 1949, 1949 से 1950, 1950 से 51 की चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के आंकलन का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। आरंभ में सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए उन्हीं रीतियों का प्रयोग किया था जिस आधार पर राष्ट्रीय आय का आंकलन राष्ट्रीय आय समिति करती थी। इन रीतियों द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान 1967 से 68 तक लगाया गया। 1948 से 1949, 1967 से 68 तक राष्ट्रीय आय के अनुमान रूढ़माला में मिलाए गए थे, अर्थात उनको एक कन्वर्जन के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय आय में ये अनुमान प्रचलित हैं 1948-49 की कीमतों के आधार पर तैयार किए गए थे, उनको बेसिक ईयर माना गया था। अगस्त 1967 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय के आंकलन की रीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और राष्ट्रीय आय में रूढ़माला को बंद कर दिया गया था। उसके बाद हर प्रति 10 साल बाद में बेसिक ईयर चेंज किया गया। राष्ट्रीय आय का संशोधित अंकमाला 1960-61 को आधार वर्ष मानते हुए किया गया। इस अंकमाला में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रचलित कीमतों के अलावा 1960-61 की कीमतों के आधार पर भी तैयार किए गए। आधार वर्षों को पहले 1960-61, 70-81 रखा गया। अब एक संशोधित अंकमाला हो गई हमारे सामने, जो बीच में भी करते हैं, जैसे 1980-81 की कीमतों पर 1950-51 से लेकर 1993-94 तक के राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किए गए। आगे कह सकते हैं राष्ट्रीय आय संगठन अब प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जिसमें
वाइट पेपर भी कहा जाता है, प्रकाशित करता है, जिसमें राष्ट्रीय आय के भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करता है। राष्ट्रीय आय के अंदर तीनों क्षेत्रों की आय जोड़ी जाती है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि क्षेत्र, वानिकी है, मत्स्य है, खनन इत्यादि से प्राप्त आय को प्राथमिक क्षेत्र की आय कहेंगे। तृतीय क्षेत्र जिसमें विनिर्माण है, विद्युत है, गैस है, जल आपूर्ति इत्यादि को आय को लेंगे। तृतीय क्षेत्र जिसके अंदर सेवाओं से मानते हैं ज़्यादातर, परिवहन है, भंडारण है, संचार है, रेलवे है, व्यापार है, होटल है, बैंकिंग है, बीमा है, वास्तविक संपदा है, भवनों का स्वामित्व है, सार्वजनिक प्रशासन है इत्यादि से जो प्राप्त आय होगी, अर्थात इन तीनों क्षेत्रों की प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की आय को राष्ट्रीय आय में समझा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। थैंक यू दोस्तों।